बॉलिंग कोच, फास्ट बॉलिंग कोच ऑब्वियसली उमर गुल, और वो 2020 के बाद से कोचिंग में फुल टाइम आ गए। पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ रहे, फिर अफगानिस्तान के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने स्पेल्स किए हैं। तो उनको एज फास्ट बॉलिंग कोच कैसे देखते हैं? और सईद अजमल को स्पिन बॉलिंग कोच, क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहते। एक्चुअली इन दोनों के थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस तो है, गुल का तो ज़्यादा है और सईद अजमल का भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। इनकी अपॉइंटमेंट्स को कैसा देखते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्कल जब इम्पैक्ट नहीं डाल सका तो ये कैसे डाल सकते हैं। और फिर अगर आपने कोच किसी को लाना था तो वो उसको एलन डोनाल्ड को लाना चाहिए था, जिसके पास स्पेसिफिक स्पोर्ट्स साइंसेज की डिग्री है। तो ये लोग इस तरह इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। इनका ये जो कोचिंग है वही ओल्ड स्टाइल होगा, बॉल इस तरह पकड़ लो, इस तरह होल्ड कर लो, इस तरह भाग लो। तो ये तरीका आजकल चलता नहीं है। आजकल जब मॉडर्न डे क्रिकेट है, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जब तक आपकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं होगी, आप ना तो नीचे कोचिंग कर सकते हैं और ना ऊपर कोचिंग कर सकते हैं। और यही वजह कि आपके जो मेरा ख्याल है कि जो मेन स्ट्रीम बॉलर्स हैं वो भी अनफिट हैं, और उसके बाद जो आपके दूसरे बॉलर्स हैं जो उनकी रिप्लेसमेंट पर हैं वो भी सबके सब अनफिट होकर साइडलाइन हो चुके हैं। तो आपके पास ये नहीं है कि टैलेंट आपके पास आता रहेगा, मगर वो टैलेंट इसी तरीके से ज़ाया होता रहेगा जब आप इनकम्पिटेंट लोगों को और अनएजुकेटेड लोगों को बड़े ओहदे देते रहेंगे और बंदर बांट होती रहेगी। तो जितना भी आपके पास टैलेंट आएगा आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये, जो सारी ये अपॉइंटमेंट जिस पे हमने अभी बात की है रऊफ, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ज़का अशरफ जो कि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है? क्योंकि उनको तो डे टू डे बेसिस पे काम करने के लिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कीपिंग द सीट वार्म, उनको ये जॉब मिली है। कोई इलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक। तो वो क्या ये सारी अपॉइंटमेंट्स ठीक है? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से सबक सीख लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर आईसीसी की तलवार गिरी है और काफी अरसे से वहां पे भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही थी क्रिकेट बोर्ड में, और उसके बाद एंड रिजल्ट ये निकला कि आईसीसी ने बैन कर दिया। तो कहीं आगे जाकर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कि इन हालात से दो चार ना होना पड़े, तो हमारे जो अरबाब इख्तियार है, मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज़ पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक यही स्पोर्ट्स है क्रिकेट, जिसके पास कोई 22 करोड़ जो अवाम बच्चे हैं, अवाम और एक यूथ की बहुत बड़ी तादाद इसके साथ जुड़ी हुई है। तो अगर ये भी स्पोर्ट्स हमारी वो नीचे चली गई और उसका हालात भी हॉकी और स्क्वाश वाले हो गए, तो फिर हम नो वे पे खड़े होंगे और एक डिज़ास्टर होगा यूथ के लिए पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग हमारे ऊपर हैं फैसले करने वाले, उनको बेहतर फैसले करने चाहिए। बिल्कुल सही है, जो लोग ऊपर हैं उनको बेहतर फैसले करने चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अब्दुल रऊफ ने। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और बात होगी जो स्क्वाड वहाब रियाज ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सेलेक्ट किया है उसके हवाले से। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसन और मेरे साथ इस वक्त अब्दुल रऊफ हमारे साथ प्रोग्राम में हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात हो रही है। और अब बात करेंगे जो वहाब रियाज का पहला असाइनमेंट था एज चीफ सेलेक्टर, उन्होंने जो स्क्वाड चुना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके हवाले से। रऊफ, मुझे बताइएगा, ये स्क्वाड आपके सामने है, आपने तमाम पूरी जो ये टीम है इसको देख लिया है, एनालाइज कर लिया है, क्या समझते हैं ये कैसा स्क्वाड है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इनके पास लड़के अवेलेबल थे तो उनमें यही स्क्वाड बनाया जा सकता था। थोड़ा सा इस पर एक दो चेंजिंग, मेरा ख्याल कि फ़हीम अशरफ का जो इंक्लूजन था वो बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर या तो आपको स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए होता है या स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए होता है। तो एक ऑलराउंडर जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अरसे से डिक्लाइन है, मेरा नहीं ख्याल कि वो क्या इम्पैक्ट वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद जो हसन अली थे, उनके 2 साल के बाद ये जो अभी पीछे वर्ल्ड कप में लाए थे वापस, उसमें भी जो हमारे पुराने चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने कहा था कि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करेगा वहाँ पे इंडियन पिचेस पर, मगर एक्सपीरियंस क्या, वो तो वहाँ पर मैचेस ही पूरे नहीं खेल सके और फिर अपना जो कोटा था वो मुकम्मल नहीं कर सके। फिर उनकी जो फिटनेस थी वो भी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क था उसके ऊपर। उसके बाद अब दोबारा सीनियर प्लेयर कहकर ऑस्ट्रेलिया के टूर पर लेकर जाया गया। तो जब तक हम मैनेज नहीं करेंगे प्लेयर्स को, बेसिकली उनके जो फॉल्ट्स हैं, क्योंकि उनकी जो फ्रंट लेग है मैंने देखी है बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर रही है, तो इस कोलैप्स लेग के साथ आप ऑस्ट्रेलिया की जो हार्ड पिचेस होंगी उन पर बड़ा मुश्किल होगा आपको डोमिनेट करना एज ए फास्ट बॉलर।
उसके बाद जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी सबसे ज़्यादा मेजर वो आपकी शाहीन अफरीदी पे आएंगी। और उनका भी वही प्रॉब्लम है जो मैंने पहले स्पेसिफाई मेंशन किया था कि जब से वो इंजरी से वापस आए हैं जो उनकी फ्रंट लेग है वो थोड़ी सी ज़्यादा आउट की तरफ हो रही है, इस वजह से उनको स्विंग करने में मुश्किलात हो रही हैं। बेसिकली वो नी डोमिनेंट बॉलर हैं और वो अपने रन अप से बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी किसी ने काम नहीं किया और उनको उसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क आपकी बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा आएगा। और उसके बाद बैटिंग में अगर आप देखें तो शान मसूद डेफिनेट पीछे 14 या 15 इनिंग्स जो उनकी है उसमें उन्होंने स्ट्रगल किया, उनकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं थी और उन पे बहुत बड़ा अब एक सवालिया निशान आएगा कि वेदर वो अपनी परफॉर्मेंस से जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी प्लेस को पाकिस्तान टीम में। और उसके बाद एज ए कैप्टन फिर इमामुल हक की जो वर्ल्ड कप पे परफॉर्मेंस थी वो भी कोई इतनी अप टू मार्क नहीं थी जी। तो ये अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो कैप्टन शान मसूद है और जो मोहम्मद हफीज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तान के हेड कोच हैं वो इस पाकिस्तान की टीम को लेकर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और किस तरीके से। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो नंबर 1 जो आपने बात की कि हमारी फास्ट बॉलिंग के ऊपर बड़ा प्रेशर होगा एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि हिस्टोरिकली वहाँ पे तेज़ एक्सप्रेस पेस बॉलर्स चलते हैं और जब हम अपनी इस टीम को देखते हैं तो इसमें पेस नज़र नहीं आता। आई मीन शाहीन का भी वो वाला पेस नहीं रहा, वो जो आप बता रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ साथ इसके अलावा जितने भी बॉलर्स इस टूर में सेलेक्ट हुए हैं उनके पास ऐसा कोई फायरी पेस तो है नहीं, तो ये तो हमारे लिए एक परेशानी की बात है। बिल्कुल होगी क्योंकि शाहीन अफरीदी देखें कि वो अब लॉन्ग फॉरवर्ड में वो बिल्कुल स्ट्रगल करेंगे क्योंकि जब वो जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप उससे पहले वो अच्छी फॉर्म में थे, वो 4 डे क्रिकेट में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लॉन्ग स्पेल कर रहे थे। मगर जब उनका लेगमेंट इंजरी हुई और उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिसमैनेजमेंट की वजह से उनकी जो इंजरी थी वो प्रोलॉन्ग कर गई और ग्रेड 3 में चली गई, तो उसके बाद जब वो वापस आया तो उन्होंने रिहेबिलिटेशन के बाद वापसी में थोड़ी सी जल्दी की है जिसकी वजह से जो उनका फ्रंट फुट है वो थोड़ा सा साइड पे पड़ता है, पेस उनकी नीचे आ गई है। तो अब बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए 3 टेस्ट मैचेस लगातार वहाँ पर खेलना ऑस्ट्रेलिया की हार्ड बाउंसी ग्राउंड पर जो सख्त पिचे हैं उनके ऊपर और फिर अपने लेगामेंट को भी सेफ करना और फिर अगर आपके पास स्विंग ना हो तो जो बाकी जो बॉडी है उसका भी वेट लगाना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हसन अली की पेस नीचे आ गई है 120 से 130 के दरमियान में और वो देखना होगा कि वो वहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते। फ़हीम अशरफ एक ऑलराउंडर हैं जिनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है उस पर क्वेश्चन मार्क का काफ़ी अर्से थे। अबरार को देखें कि अब इनका थिंक टैंक देखें कि अबरार को आप वर्ल्ड कप के लिए साथ लेकर गए थे तो अगर आपने उसको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खिलाना था वहाँ पर नहीं खिलाना था तो उसको यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने देते क्योंकि आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल। तो अब वो बगैर प्रैक्टिस के यानी कि वो रस्टी वहाँ पर बैठ के हो चुका है और उसने काफ़ी अरसे से बॉलिंग नहीं की है 4 डे क्रिकेट में, तो अब दोबारा एक नया मैकेनिज्म के साथ उसको बॉलिंग के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। तो अब एक ही स्पिनर है जिस पे पाकिस्तान डिपेंड करेगा, तो अब देखते हैं कि अब ये किस तरीके से। ये आपने खुद ही ये बात छेड़ दी। स्पिन डिपार्टमेंट तो हमारा वैसे ही, अगर मैं ये कहूँ कि जो वर्ल्ड कप भी हम खेलने गए थे तो 10 टीमों में सबसे कमज़ोर था, वहाँ पे भी तो ये गलत नहीं होगा। और यहाँ पे भी अभी हमें टेस्ट सीरीज़ के लिए भी हमें फुल रिलाय करना होगा अबरार पे, जिसका आपने कहा खुद ही रस्टी है। तो स्पिन डिपार्टमेंट पे तो वाकई बहुत काम करने की ज़रूरत है। देखिए स्पिन डिपार्टमेंट जो वर्ल्ड कप में आप लेकर गए और एशिया कप में उसकी सिलेक्शन ठीक नहीं की क्योंकि ये T20 बॉलर्स थे तीनों जो आप वहाँ पर लेकर गए थे और 2 साल से जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल बिलो द बॉक्स थी। मगर इसके बावजूद उनको दोबारा सेलेक्ट किया गया और मेगा इवेंट में फिर वो एशिया कप के श्रीलंका की स्पिन विकेटों पे फ्लॉप हुए मगर उनको फिर दोबारा वर्ल्ड कप के लिए लेकर जाया गया। अब जहाँ पर देखें कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर जैम्पा थे, उसके बाद महाराज आप देखें सेंटर थे न्यूजीलैंड के और जडेजा जो इंडिया के थे, ये आउटस्टैंडिंग इन्होंने परफॉर्म किया वहाँ पर इंडिया में और अपनी अपनी टीमों को सेमीफाइनल तक लेकर गए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मुझे ये बताइए, बाबर आजम एक काफ़ी अरसे से, एक तवील अरसे से कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। नाउ बाबर आजम एज द बैकबोन ऑफ आवर बैटिंग, उनके ऊपर क्या इसका प्रेशर होगा कप्तानी से हटने का, या वो अब आपको फ्री माइंड से खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि सीरीज बहुत मुश्किल होनी है उनके लिए भी? देखिए अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी टीम है, तो इनको उसको साइकोलॉजिकल हैंडल करना चाहिए, बाबर आजम को कॉन्फिडेंस देना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह पास्ट में आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट प्लेयर इंडियन क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट के, मगर वो कैप्टनसी में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, उनको छोड़ना पड़ा, मगर बैटिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे।